शहर कराची की रौनक आज भी हमेशा जैसी थी। इसी शहर के एक छोटे से इलाके में एक घर इब्राहिम साहब का भी था। आज इस घर में सफेद मातम बिछी हुई थी। इब्राहिम साहब को इस दुनिया से गए आज दूसरा दिन था। सहन में मोहल्ले की औरतें बैठी कुरान पाक पढ़ रही थी, जबकि अंदर कमरे में नैना अपनी छोटी बहन के सिरहाने बैठी नाम आंखों से उसे देख रही थी। तानिया देखो, बाबा भी हमें छोड़कर चले गए। तुम तो मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। नैना उसका हाथ थामे मुसलसल उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, जिसने अपने बाप के जाने का कुछ ज्यादा ही गहरा सदमा ले लिया था और वो होश में ही नहीं आ रही थी। नैना बेटा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया, उठो और कुछ खा लो। तुम ठीक होगी तभी तो तानिया का ख्याल रखोगी ना। शाइस्ता आंटी की बात पर नैना ने सर हिलाया। मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाएगा। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ शाइस्ता आंटी? बाबा हमें छोड़कर चले गए। उन्हें पता था ना कि हमारे पास अम्मी नहीं है। ये हमारी माँ और बाप दोनों थे, और देखे वही यूं अचानक छोड़कर चले गए। और अब तानिया को देखे, ये मेरी कोई बात ही नहीं सुनती, उठ ही नहीं रही है। हौसला करो बेटी, शायद किस्मत को यही मंजूर था। हौसला करना पड़ेगा। तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो तुम दोनों को अपने पास रखे। हम मोहल्लेदार एक हद तक तुम लोगों का ख्याल रखेंगे, लेकिन हमेशा हम भी नहीं रख सकते। तुम बड़ी हो, तुम्हें ही तानिया को संभालना है। इब्राहिम साहब और उनकी बीवी ने पसंद की शादी की थी। इब्राहिम साहब ने सबके खिलाफ जाकर ये शादी की थी। वो इस शादी से खुश थे। उनकी दो बेटियां थी, लेकिन फिर एक मोजी मर्ज में मुब्तला होकर उनकी बीवी इस दारे फानी से कूच कर गई। इब्राहिम साहब के सर पर अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी आ गई। बिना दूसरी शादी का सोचे वो अपनी दोनों बेटियों के लिए माँ और बाप दोनों बन गए। मगर फिर अचानक एक सुबह वो ऑफिस गए और वापसी पर उनकी लाश आई थी। उनके घर पर मातम बिछ गया था। तानिया बार बार बेहोश हो रही थी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो घर को संभाले या तानिया को। रिश्तेदार उनके कोई थे नहीं, बस मोहल्ले वाले थे जो इस मुश्किल घड़ी में उन दोनों बहनों के साथ खड़े थे। आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। तानिया की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, मगर वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं थी। घर में राशन खत्म होने को था। ऐसे में उसे नौकरी करनी थी, लेकिन मामूली तालीम के साथ उसे कोई नौकरी नहीं दे सकता था। तानिया मेरे बच्चे, आप भी अभी बाहर जा रही है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? मैं जल्द वापस आने की कोशिश करूंगी। तानिया उससे 3 साल छोटी थी। वो भी स्कूल में ही थी। उसकी स्कूल की फीस, उसकी ट्यूशन फीस और घर के बिल, ये सब अकेले नैना को ही देखने थे। तानिया को पड़ोसन आंटी के हवाले कर वो सर पर चादर ओढ़े बाहर निकल आई। तालीम के नाम पर उसने महज इंटर किया था। इससे पहले वो आगे एडमिशन ली थी। उसके बाबा दुनिया छोड़कर चले गए। पूरा दिन वो मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए गई, मगर हर जगह से उसे नाकामी का सामना हुआ। कोई उसे नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि फैक्ट्री में एक मामूली वर्कर के तौर पर भी उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो थक गई थी। एक लम्हे को ये ख्याल आया कि वो मौत को गले लगा ले, मगर वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी। थकी हारी वो घर में दाखिल हुई तो सामने उसके कॉलेज की दोस्त उसके सामने बैठी थी। रिदा, तुम यहाँ? उसे हैरत हुई थी। नैना। रिदा ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। कैसी हो? इतना कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं चल सका। जैसे ही पता चला मैं फौरन आ गई। मुझे खुद नहीं पता है ना ये सब क्यों और कैसे हो गया। मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा, ना जॉब है ना कोई दूसरा कमाने का जरिया। वो थक गई थी, इसीलिए दोस्त का सहारा मिलते ही टूट कर बिखर गई। मैं शाजिर भाई से बात करती हूँ, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। रिदा की बात पर उसने चौंक कर उसे देखा। रिदा एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। शाजिर उसका बड़ा भाई था। नैना ने मुश्किल से उसे 2 से 3 बार ही देखा था। नैना को वो बहुत सुलझा हुआ, समझदार और शरीफ लगा था। क्या तुम्हारे भाई मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल, वो मेरी कोई बात नहीं टालते। तुम देखना, मैं उनसे बात करूंगी तो जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। रिदा उसे दिलासा दे रही थी। नैना के लिए वो एक उम्मीद की किरण बनकर आई थी। क्लब में इस वक्त तेज म्यूजिक बज रहा था। लड़के लड़कियां म्यूजिक पर थिरकते एक दूसरे में मदहोश थे। ऐसे में वो काउंटर पर बैठा बार बार घड़ी की जानिब देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सब आंखों में हल्की सी सुर्खी थी, जबकि कुछ आधा माथे पर बल पड़े हुए थे। हल्की बियर्ड और खड़े नकूश के साथ वो यहाँ पर मौजूद हर लड़की का दिल धड़काने का सबब बन रहा था। हे डार्लिंग,
अलवीना ने करीब आकर उसके कांधे पर हाथ रखा, जिस पर नागवारी से उसका हाथ झटकते उसने अलवीना की कलाई सख्ती से मरोड़ी। अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, समझ में आ रही है? गुस्से से कहता वो अलवीना को लम्हे में शर्मिंदा कर गया। आई एम सॉरी शाजिद, क्या हो गया है? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी? मुझे तुम्हारी बात बुरी लगना तो दूर, मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए आइंदा मेरे सामने आने से गुरेज करना। इस कदर जिल्लत पर अलमीना का चेहरा सुर्ख हुआ। वो शाजिर मलिक था जो एक बार किसी को देखने के बाद दोबारा उसे पलट कर देखना पसंद नहीं करता था। ठीक 15 मिनट के बाद वो अपनी जगह से उठा और बाहर की जाने बढ़ गया। यकीनन वो जिस शख्स का इंतजार कर रहा था वो वक्त पर नहीं पहुंच सका था, और शाजिर मलिक किसी का इंतजार नहीं किया करता था। आज जिस शख्स ने उसको इंतजार करवाया था, इतना तो तय था कि आज के बाद वो शख्स शाजिर मलिक से कभी राब्ता नहीं कर सकेगा। भाई, वो कुछ देर पहले ही बाहर से आया था जब रिदा उसके रूम में दाखिल हुई। अभी तक जाग रही हो? सब खैरियत? भाई, आपसे फेवर चाहिए था कि आप मेरी मदद करें। कहो, क्या कहना है, क्या चाहिए? बेड पर बैठते उसने रिदा को देखा। भाई, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके बाबा की अभी डेथ हो गई है, मदर है ही नहीं और कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, उसे जॉब की नीड है। मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपसे बात करूंगी, आप उसे जॉब देंगे तो। जो तुम सूरत हाल बता रही हो इससे तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो लड़की अपर क्लास की तो है नहीं। आखिर रिदा कब से मिडिल क्लास लड़कियों से दोस्ती करने लगी? भाई, वो रिदा कुछ कहते कहते रुकी। तो तुमने एक बार फिर अपना कॉलेज चेंज किया, वो भी अपनी माँ को बताए बगैर? मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए गई थी वहां, मेरी मुलाकात नैना से हो गई, वो बहुत अच्छी लड़की है। आप तो जानते हैं ना, मुझे मम्मा की सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारी एक यही आदत तो मुझे अच्छी लगती है कि तुम्हें तुम्हारी माँ से कोई दिलचस्पी नहीं है। शाजिर की बात पर रिदा हंस पड़ी। छोड़े ना उन्हें, आप ये बताएं कि आप मेरी मदद करेंगे ना? आप मेरी मदद करेंगे तो मैं नैना को आगे मैसेज कर देती हूँ, प्लीज भाई। वैसे तो मेरे ऑफिस में किसी लड़की की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो भेज देना उसे कल ऑफिस, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। वो भी तुम्हारी तरह एक बमुश्किल इंटर पास ही होगी। बमुश्किल नहीं, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा उसी के मार्क्स हैं। बहुत काबिल लड़की है, आप उसे ना ऐसे कमतर नहीं समझ सकते। देख लेते हैं तुम्हारी उस काबिल लड़की को कल। जाओ सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ऐसे कहते वो लाइट्स ऑफ कर गया। जब रिदा बस उसे देख कर रह गई। अगला दिन बहुत रोशन और चमकदार था। नैना ने जल्दी से तानिया के लिए नाश्ता बनाया, जो खामोशी से बेड पर बैठी थी। आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। न जाने उसे ऐसा क्या हुआ था कि कुछ भी खाती थी तो उल्टी हो जाती थी। नैना उसकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। डॉक्टर्स को भी दिखाया उसने आसपास, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तानिया को। आज उसे शाजिर से मिलने भी जाना था। रात ही रिदा ने उसे कॉल करके इन्फॉर्म किया था, तानिया मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, अपना ख्याल रखना गुड़िया। आप भी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप। बुरी बात है, सॉरी क्यों करना? बिल्कुल भी सॉरी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो और टाइम पर मेडिसिन ले लेना, ओके? जी मैं ले लूंगी। तानिया ने फर्मा बरदारी से सर हिलाया। नैनो से प्यार करते अपनी चादर लिए बाहर आ गई। तेज धूप उसके सर पर पड़ रही थी। बस का सफर तय करते वो मंजिल तक पहुंची और अब वो शाजिर के ऑफिस के सामने खड़ी थी। इस आलीशान इमारत को देख रही थी। मलिक इंडस्ट्रीज इस मुल्क की सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी और शाजिर मलिक टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक था। गहरा सांस भर खुद को पुरसुकून कर दे उसने अंदर कदम बढ़ाए और रिसेप्शन पर जाकर अपने आने की इत्तला दी। नाम क्या है आपका? रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उससे पूछा तो नैना ने उसे अपना नाम बताया, जिस पर वो कंप्यूटर पर सर्च करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने नैना को शाजिर के ऑफिस जाने का कहा था। इतने बड़े ऑफिस में उसे कैसे काम मिलेगा, ये सोचते ही उसे टेंशन होने लगी थी। उसे कुछ भी नहीं आता था। अपनी सोचों में गुम वो सीढ़ियों के जरिए ऊपर आई थी। सामने ही शाजिर का ऑफिस था, जो इस इमारत का सबसे आलीशान कमरा था। वो पहली नजर में मरूब हुई थी। दरवाजा नॉक करते उसने अंदर आने की परमिशन मांगी, जो उसे फौरन मिल गई। शाजिर जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, नैना के अंदर आने पर उसने सर उठाए सामने देखा, जहां सफेद लिबास में डरी और घबराई हुई नैना उसके सामने खड़ी थी। लम्हे को वो उसे देखता रह गया। साफ शफाफ रंगत, मासूम नकूश, बड़ी बड़ी स्याह आंखें, चेहरे पर मासूमियत सजाए वो सर पर दुपट्टा ओढ़े उसके सामने थी।
शाजिर के खुद को मुसलसल देखने पर वो घबराकर अपने हाथ में मसलने लगी और उसकी यह हरकत शाजिर से छुपी नहीं रह सकी। आओ बैठो। उसकी घबराहट देखते शाजिर ने उसे बैठने का कहा, जिस पर वो घबराते हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम चलती शाजिर के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। आज से पहले कहीं जॉब की है? जी नहीं। घबराकर उसने नफी में सर हिलाया। शाजिर ने गहरी निगाहों से उसे देखा। इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं कुछ कह रहा हूं? उसके कपकपाते हाथों को देखते वो तमस्कुराना अंदाज में मुस्कुराया। नहीं, वो बस नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहे तो क्या कहे। रिदा ने बताया तुम्हें जॉब की जरूरत है, मगर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं। शाजिर की बात पर नैना ने झटके से सर उठाए उसे देखा, जो चेहरे पर संजीदगी सजाए नैना को देख रहा था। लेकिन रिदा ने कहा था कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। जानता हूं, इसीलिए वक्ती तौर पर एक जॉब ऑफर कर रहा हूं, मेरी असिस्टेंट की जॉब। क्या करना चाहोगी? उसके ऑफर पर वो कितना हैरान होती, कम था। वो उसे नौकरी दे रहा था। जी, मैं करूंगी। फौरन से पहले उसने रजामंदी दी। पहले काम समझ लो, तुम्हें मेरे सारे काम करने हैं। सारे मतलब सारे के सारे। जो मैं कहूंगा वो करना होगा, जहां मैं कहूंगा मेरे साथ जाना होगा। उसकी बात पर नैना ने परेशान निगाहों से उसे देखा। जॉब मिल रही थी ये गनीमत था। अभी तो वो मजदूरी करने के लिए भी राजी थी। मुझे मंजूर है। बिना वक्त जाए किए उसने रजामंदी दे दी। गुड, फिर कल सुबह 9 बजे तुम यहाँ पर मौजूद होगी। सर, सैलरी? नैना ने डरते डरते सैलरी का पूछा, जिस पर वो इस्तेज़ाइया मुस्कुराया। तुम्हारी सोच से ज्यादा अच्छी होगी। शाजिर की बात पर वो मुतमईन हो गई। कम से कम उसे नौकरी तो मिल रही थी। वो जितना रिदा की शुक्रगुजार होती उतना कम था। ऑफिस से वो जल्दी से घर आई थी। घर आकर उसने तानिया के लिए खाना बनाया, जिसकी सेहत न जाने क्यों गिरती ही जा रही थी। तानिया की फिक्र उसे खाए जा रही थी। डॉक्टर को दिखा रही थी, मगर डॉक्टर की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। अगला दिन उसके लिए उम्मीदों से भरा था। तानिया को पड़ोसन के हवाले कर वो सुबह 8 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गई। उसने ऑफिस में कदम रखा तो 9 बजने में पूरे 5 मिनट थे। वो लेट नहीं हुई थी। उसने शुक्र अदा किया और सीधा ऊपर शाजिर के ऑफिस आई, क्योंकि ये उसका हुक्म था। सामने ही वो अपनी सीट पर बैठा था। 5 मिनट है तुम्हारे पास, मेरी कॉफी बना कर लाओ। और हाँ, कॉफी मेरे अंदाज में बनी होनी चाहिए। और वो अंदाज क्या है ये तुम्हें खुद सोचना होगा। उसकी अनोखी बात पर नैना उसका चेहरा देखने लगी। जब उसे अपनी पसंद बताएगा ही नहीं तो वो कॉफी कैसे बनाएगी? 3 सेकंड्स गुजर चुके हैं नैना। शाजिर की बात पर वो तेजी से नीचे बढ़ी थी। उसे कैसे भी करके शाह की पसंद की कॉफी बनानी थी। किचन का मालूम करते वो किचन में दाखिल हुई और जल्दी से कॉफी बनाने लगी। तब अचानक उसके दिमाग में रिदा की बात आई थी। एक दिन बातों ही बातों में रिदा ने उसे बताया था कि उसका भाई ब्लैक कॉफी पीता है, वो भी विदाउट शुगर। रिदा की बात याद आते ही वो जल्दी से शाजिर के लिए ब्लैक कॉफी बनाने लगी। 5 मिनट होने में अभी भी पूरे 10 सेकंड बाकी थे। जल्दी से ट्रे उठाते वो ऊपर बढ़ी। जैसे उसने शाजिर की टेबल पर कॉफी रखी, उसका टाइम खत्म हो चुका था। शाजिर ने मुतासिर कुन अंदाज में उसे देखा, फिर पूरा दिन और फिर कॉफी को। अपने सामने रखी ब्लैक कॉफी को देखकर उसे हैरत का झटका लगा था। सर, आपकी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। अब तुम जा सकती हो। वहां टेबल पर फाइल्स रखी हैं, उसे भी टाइप करें कंप्यूटर की मदद से। ओके। फर्मा बरदारी का मुजाहरा करते वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई, जहां ढेरों फाइल्स उसकी मुंतजर थी। एक थका देने वाले दिन के बाद उसने घर में कदम रखा। घड़ी शाम के 7 बजा रही थी। पूरा दिन उसे जरा भी सुकून नहीं मिला। शाजिर ने उसका पहला दिन उसके लिए बहुत मुश्किल बना दिया था कि उसका दिल किया वो रो दे, मगर जो भी था उसके लिए गनीमत था कि वो काम पर जा रही थी। अब उसे पैसे की टेंशन नहीं थी। आने वाले कई दिन ऑफिस में उसके लिए बहुत मुश्किल थे, क्योंकि उसका बॉस शाजिर था, जो एक लम्हा भी उसे सुकून का सांस लेने नहीं दे रहा था। कभी वो उसको ढेरों फाइल्स रीटाइप करने के लिए देता, तो कभी वो उसके 10 ऊपर नीचे के चक्कर लगवाता, यहाँ तक कि वो थक न जाती। कभी वो उसे बार बार अपनी कॉफी बनवाता और फिर पीता भी नहीं। नैना को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वक्त उसके साथ ये सब क्या कर रहा है। आज भी वो कोई 5वीं दफा उसके लिए कॉफी बनाकर ऊपर लाई थी। शाजिर के साथ बैठे उसके दोस्त ने शाजिर को देखा और फिर नैना की शक्ल को। क्यों इस बेचारी को इतना तंग कर रहा है यार? अनस की बात पर शाजिर ने मुस्कुराते नैना को देखा, जो खामोशी से अपने टेबल पर बैठी काम कर रही थी। तुझे पता है,
मुझे लड़कियों की शराफत हजम नहीं होती। इस दुनिया में कोई लड़की शरीफ नहीं। मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर कब तक ये मासूमियत का लिबादा उड़े रहती है। ऐसा तुझे लगता है कि लड़कियां मासूम नहीं है, लेकिन इस दुनिया में आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत मुख्तलिफ हैं, जो सीधी सादी हैं, जिनका मॉडर्न सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुझे कभी ऐसा लग भी नहीं सकता, क्योंकि तेरे दिमाग में एक ही बात बैठ गई है कि लड़कियां बुरी हैं। अनस की बात पर वो सर झटक गया, क्योंकि वो अपनी सोच किसी के कहने पर तो हरगिज नहीं बदल सकता था। आज उसे सैलरी मिली थी और सैलरी देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फाइनली उसकी मेहनत का फल मिल गया था। ऑफिस से सीधा वो मार्केट आई थी, जहां से उसने तानिया की पसंद का सामान लिया। सारा सामान लेते वो घर आई, मगर घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। तानिया, तानिया कहाँ हो बेटा? तानिया को आवाज देते वो जैसे ही अंदर कमरे में आई, हाथ में मौजूद शॉपर उसके हाथ से छूट गए थे। सामने ही तानिया जमीन पर गिरी हुई थी। वो होश में नहीं थी। तानिया, तानिया मेरी जान उठो, क्या हुआ है? तानिया, शाइस्ता आंटी। घबराकर वो बाहर भागी। जब मोहल्ले के कुछ लोग आ गए, तानिया का रंग फक हो रहा था। नैना फौरन से उसे अस्पताल ले आई थी। तानिया की हालत ठीक नहीं थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उसके हाथ बुरी तरह से ठंडे पड़े हुए थे। रह रहकर उसे अपने बाबा याद आ रहे थे। उन्हें भी तो इसी तरीके से अस्पताल से घर लाया गया था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो अपनी बहन को नहीं खो सकती थी, किसी भी हाल में नहीं। नैना संभालो खुद को बेटा, कुछ नहीं होगा। तानिया को वो बिल्कुल ठीक है। शाइस्ता आंटी की बात पर संभलने के बजाय वो मजीद रो दी। इसमें अब मजीद हौसला नहीं था किसी को भी खोने का। डॉक्टर तानिया के मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे थे, जबकि वो बाहर बैठी मुसलसल अपनी बहन की सलामती के लिए दुआएं मांग रही थी। आधा दिन से ज्यादा गुजर चुका था। अगला दिन इतवार था। उसको ऑफिस जाने की टेंशन नहीं थी, मगर तानिया की टेंशन हर टेंशन पर भारी थी। उसने शाइस्ता आंटी को घर भेज दिया था। इन सब के पहले उन दोनों बहनों पर बहुत एहसान थे। वो मजीद अपनी वजह से किसी को भी तंग नहीं करना चाहती थी। 7 घंटे बाद डॉक्टर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। डरते डरते वो डॉक्टर के ऑफिस में दाखिल हुई और उनके सामने जा बैठी। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तानिया की हालत ठीक नहीं है। अगर उनका इलाज नहीं किया गया तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। डॉक्टर की बात पर उसे लगा जैसे सातों आसमान उसके सर पर गिर गए हों। डॉक्टर, आप साफ साफ बताइए, क्या हुआ है मेरी बहन को? अपनी कमीज को मुट्ठी में जकड़े और खुद को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रही थी। तानिया को ब्रेन ट्यूमर है। अगर अभी सर्जरी नहीं करेगी तो वो मर भी सकती है। डॉक्टर की बात पर नैना को लगा जैसे वो मर गई हो। उसकी बहन इस कदर अजियत में थी और उसे पता ही नहीं चल सका। डॉक्टर, कितने पैसे लगेंगे सर्जरी में? कम से कम भी 5 से 7 लाख। रकम सुनते ही नैना की बची कुछ उम्मीद भी टूटी थी। वो कितनी भी मेहनत कर लेती, इतनी जल्दी कभी भी इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं कर सकते थे। आपके पास सिर्फ 4 दिन है। अगर इन 4 दिनों में तानिया को ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर वो शिकस्ता कदमों से चलते बाहर आ बैठी। वो बुरी तरीके से टूट कर बिखर चुकी थी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी। जमीन पर बैठते वो रोती चली गई। कड़ी आजमाइश थी। बाप के बाद वो अपनी बहन को हरगिज नहीं खो सकती थी। कुछ सोचते उसने अपने मोबाइल में मौजूद शाजिर का नंबर मिलाया। फोन बज रहा था, मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। वो जो क्लब में लड़कियों के घेरे में बैठा था, उसने उकताकर मोबाइल की जानिब देखा, जहां अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। उसका कोई इरादा नहीं था कॉल रिसीव करने का, मगर फिर न जाने क्या सोच वो 7वीं बार आने वाली कॉल रिसीव कर फोन कान से लगाया। शाजिर सर, मुझे आपसे मिलना है। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? नैना की रोई रोई सी आवाज उसके कानों से टकराई थी, जिस पर वो सीधा होकर बैठा। नैना, क्या ये तुम हो? उसकी आवाज वो पहचान गया था। प्लीज, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या मैं आपसे मिल सकती हूँ? वो अपनी बात एक बार फिर दोहरा रही थी। शाजिर ने हैरत से घड़ी में टाइम देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। अच्छा ठीक है, 9 बजे मुझे ऑफिस में मिलो। न जाने क्यों, मगर वो मिलने के लिए राजी हो गया। नैना के लिए यही बहुत था। 9 बजे तक उसे किसी पल करार नहीं आ रहा था। 8 बजे ही वो ऑफिस के लिए निकल आई। इतवार का दिन था। ऑफिस को ताला लगा हुआ था। वहीं बाहर बैठकर इंतजार करने लगी।
मगर ये वक्त गुजर ही नहीं रहा था। उसे ये घड़ियां आज जैसे जानलेवा लग रही थी। शाजिर की गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो शाजिर ने हैरत से बाहर खड़ी नैना को देखा, जिसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। शाजिर गाड़ी से उतरा तो उसके गार्ड ने ऑफिस का डोर उसके लिए ओपन किया। मेरे पीछे आओ, नैना को कहता वो अपने ऑफिस में आया था, जबकि नैना तेजी से कदम बढ़ाते उसके पीछे उसके ऑफिस में दाखिल हुई। शाजिर ने उसका चेहरा देखा और फिर उसकी आंखें, जो रोने से सूजी हुई थी। वो लम्हे भर को इन आंखों में देखता रह गया। आज से पहले उसने इतनी हसीन आंखें नहीं देखी थी, या शायद इन आंखों में कुछ खास था। सर प्लीज, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है, मेरी मदद करें। मेरी बहन ठीक नहीं है, उसकी सर्जरी है, मुझे कुछ पैसे चाहिए, प्लीज आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। सर्जरी? कैसी सर्जरी? शाजिर ने चौंक कर उसे देखा। मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर है, वो मर जाएगी अगर उसका इलाज वक्त पर नहीं हुआ। प्लीज मेरी मदद करें सर। वो दोनों हाथ जोड़े उससे दरखास्त कर रही थी। शाजिर ने सिगरेट लबों से लगाकर सुलगाई और एक नजर नैना को देखा। तुम्हारी बहन के कैंसर के इलाज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। शाजिर सिगरेट पीता भूला तो नैना आंखें मीच गई। उसे नहीं मालूम था कि उसके दोस्त का भाई उसको ऐसा कहेगा। वो तो शाजिर को बहुत शरीफ और नेक समझती थी। ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें, जब दिल भर जाए तो तलाक दे दीजिएगा। नैना की बात पर वो जोर से हंसा। मैं एक बार से ज्यादा किसी लड़की को यूज नहीं करता। शाजिर ने तकब्बुर से कहा, ठीक, आप एक दिन के लिए मुझसे निकाह कर लें। तुमसे निकाह करके मैं अपना वक्त जाया क्यों करूं? तुम जैसी न जाने कितनी मुझे बगैर निकाह के मिल जाएंगी। आपकी बात मैं बगैर निकाह के नहीं मान सकती। प्लीज मेरी बात समझे, मुझे पैसों की शदीद जरूरत है, मेरी मदद करें। उसके आगे हाथ जोड़े वो गिड़गिड़ा रही थी। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, कर लेता हूँ तुमसे निकाह। उसके मानने पर नैना ने बेयकीनी से उसे देखा। आज रात निकाह और कल तुम्हारी बहन के इलाज के पैसे हॉस्पिटल में जमा हो जाएंगे। नहीं प्लीज, आप पहले पैसे। एक मिनट, क्या मैंने तुम्हें यह हक दिया है कि तुम मेरे सामने जबान खोलो? शाजिर के माथे पर बल आए थे। नैना ने घबरा कर उसे देखा कि कहीं वो मुकर न जाए। यहाँ बस मेरी चलती है, मैं किसी की बात नहीं सुनता, समझ आई? शाजिर की बात पर उसका सर फौरन से इस बात में हिला। आप जाओ और शाम मेरी गाड़ी तुम्हें लेने आएगी, कल सुबह तक तुम मेरी मलकियत होगी। उसे जाने का इशारा करता हुआ एक और सिगरेट सुलगा गया, जबकि नैना शिकस्ता कदमों से चलती बाहर आ गई। उसने अपनी बहन की खातिर अपना सौदा किया था और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मगर वो बेबस थी। उसके बस में कुछ नहीं था। काश मैं भी आपके साथ मर जाती बाबा, कम से कम इतनी जिल्लत भरी जिंदगी तो मुझे ना मिलती। वो रोते अपने बाबा से शिकवा कर रही थी, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। हॉस्पिटल आते ही वो सीधा तानिया के रूम में आई। वो बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि उसकी वजह से उसकी बहन को अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ रही है। तानिया, जल्दी से ठीक हो जाओ तुम, देखना मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगी, जो तुम मांगोगी मैं दूंगी, बस एक बार ठीक हो जाओ मेरी जान। उसका हाथ थामे वो बेआवाज रो रही थी। आज शाम उसे जाना था, उसका निकाह था आज, और उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे बात कर वो अपना गम हल्का कर सके। डॉक्टर से बात करने के बाद वो शाम होने से पहले घर आ गई। घर कल से बंद था। घर आकर उसने सबसे पहले शावर लिया। जिस्म की सारी थकन उतरने लगी। फ्रेश होकर उसने तानिया का सामान तैयार किया। वो अपने इस एक दिन के निकाह के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए शाइस्ता आंटी के कहने के बावजूद वो उन्हें अस्पताल आने से मना कर गई। उसने कुछ पैसे नर्स को देकर आज रात के लिए उन्हें तानिया की खास देखभाल करने के लिए राजी कर लिया। अस्पताल आकर वो काफी देर तानिया के पास बैठी रही। शाम होते ही उसे शाजिर का मैसेज मौसूल हुआ था। उसका ड्राइवर उसे लेने आ रहा था। प्लीज अल्लाह मेरी मदद कीजिएगा। खुद को मजबूत करते हुए नर्स को हिदायत देते बाहर आ गई, जहां शाजिर का ड्राइवर मौजूद था। नैना को देख गाड़ी से उतरते ड्राइवर ने उसके लिए पिछला दरवाजा खोला। नैना खामोशी से उस गाड़ी में बैठ गई। वो नहीं जानती थी उसकी मंजिल कहाँ है, ये फैसला उसे कहाँ लेकर जाने वाला है, मगर उसे ये जहर पीना था अपनी बहन की खातिर। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो शाजिर के फार्म हाउस में दाखिल हुए थे। गाड़ी पोर्च में रुकी तो नैना गाड़ी से उतरी। उसके उतरते ही वो मुलाजमा की मदद से अंदर आई, जहां सामने ही लाउंज में शाजिर बैठा था। शाजिर ने एक नजर उठाकर सामने देखा।
जहां वो सादा से लाल कॉटन के लिबास में लाल दुपट्टा सर पर ओढ़े मुस्तरिब सी उसके सामने थी। बैठ जाओ, निकाह खां आ रहे हैं। शाजिर की रूपदार आवाज सुनते वो खामोशी से उसके सामने रखे सोफे पर टिक गई। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। कुछ ही देर में निकाह खां के आने की इत्तला मिलते ही वो सीधी होकर बैठ गई। मौलवी साहब के साथ 2 से 3 और लोग थे। निकाह शुरू करें? मौलवी साहब के बैठते ही शाजिर की आवाज उसे सुनाई दी। वो बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। निकाह की कार्रवाई अमल में लाई गई। दोनों से उनकी रजामंदी पूछी गई और फिर अगले ही लम्हे नैना उसके निकाह में थी। मुलाजमा शाजिर के इशारे पर नैना को लिए अंदर बढ़ गई। जान सकता हूँ ये अर्जेंट निकाह, वो भी बस एक रात के लिए। अनस की बात पर शाजिर ने घूर कर उसे देखा। अपने काम से काम रखो, समझ आई? तुझे से ज्यादा हसीन लड़कियां बिना निकाह के मिल सकती हैं। फिर ये निकाह क्यों शाजिर? अनस को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो क्यों इस निकाह के लिए राजी हुआ। मैं तुझे जवाब दे नहीं हूं, इसीलिए शराफत से निकल अब। अपनी जगह से उठते उसने अनस को दरवाजा दिखाया। वो ऐसा ही था, अनस आदी था उसके इस रवैये का। भाड़ में जाओ तुम। शाजिर को भाड़ में भेजते वो बाहर बढ़ गया, जबकि अनस के जाते ही शाजिर ने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए थे, जहां नैना उसकी मुंतजिर थी। नैना उसके कमरे में घबराई सी बेड पर बैठी थी। उसका जिस्म लरज रहा था। जब कदमों की आवाज सुन उसका दिल जैसे हथेली में धड़क रहा था। उसे अब एहसास हुआ था कि वो अपने साथ क्या कर चुकी है, मगर अब तो देर हो चुकी थी। उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा था। दरवाजा खोलते ही उसे शाजिर का चेहरा नजर आया। क्या हुआ? पछतावा हो रहा है अपने फैसले पर? उसने इस अंदाज में कहा जैसे उसका मजाक उड़ा रहा हो। नैना बिना जवाब दिए निगाहें झुकाए बैठी रही। शाजिर डोर लॉक करता आहिस्ता कदमों से उसके पास आ बैठा। शाजिर के करीब बैठने पर नैना ने पीछे होकर बैठना चाहा, मगर वो उसकी कमर में हाथ रख उसकी कोशिश नाकाम बनाते उसे अपने करीब खींच गया। बीवी होकर इतना दूर बैठना कुछ मुनासिब नहीं है डार्लिंग। उसके बालों में चेहरा छुपाए वो अपनी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ रहा था, जिससे नैना की सांसें थम रही थी। वो उस शख्स की जरा सी भी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शाजिर की उंगलियां अपनी कमर पर महसूस करते उसकी सांसें मुंतशिर होने लगी थी। उसकी ये हालत देख शाजिर कहका लगाए हंस पड़ा। इतना डर? अभी तो मैं करीब भी नहीं आया और तुम्हारी जान निकल रही है। उसके बाल समेटता वो उसका मजाक उड़ा रहा था। नैना का दिल किया थाड़े मार मार कर रोए। वो किस जिन के कब्जे में आ गई थी जो अपने लफ्जों से ही उसकी जान निकाल रहा था। बिना उसकी परवाह किए बेड पर गिरते शाजिर ने उसे खुद पर गिराया था। वो इस उफ्ताद के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, मगर शाजिर उसे कुछ भी सोचने समझने का मौका दिए बगैर अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था। वो मज़ाहमत कर रही थी, खुद को उस द्यूक की कैद से आजाद करवाना चाहती थी, मगर मुकाबिल की गिरफ्त शदीद थी। वो ऐसी परी थी जो इस द्यूक की कैद में आ गई थी और अब फरार की कोई राह नहीं थी। शाजिर प्लीज। उसकी कुर्बत से घबराते नैना रो दी थी, मगर सामने शाजिर मलिक था जिसकी डिक्शनरी में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। वो जिसे चाहता था हासिल कर लेता था। उसके लिए सही गलत मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो मोहब्बत पर ही यकीन नहीं रखता था। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती उसकी नींद में खलल पैदा करती उसे जगा गई। नैना ने एक नजर अपने पहलू में गहरी नींद सोए शाजिर को देखा और फिर खुद को। इस तरह की शादी के ख्वाब तो नहीं देखे थे उसने। एक आंसू टूटकर उसकी आंख से गिरा था। जिंदगी ने बहुत भयानक मजाक किया था उसके साथ। उठकर वो सीधा वॉशरूम में बंद हुई थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो शाजिर बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठा था। इतनी जल्दी उठ गई? नींद तो पूरी कर लेती। शाजिर की बात पर उसने खामोश निगाहों से उसे देखा। मुझे नींद आ रही है, आ जाओ सोएं। शाजिर ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, मगर नैना ने उसके हाथ नहीं थामा। आपने कहा था एक रात के बाद आप मुझे छोड़ देंगे। जो आपने कहा मैंने किया। अब आपकी बारी है। आप मुझे तलाक दे दें और प्लीज। निकाह की अगली सुबह नैना उससे तलाक मांग रही थी। शाजिर ने एक नजर उसे देखा और फिर वो उसे वापस अपने बिस्तर पर खींचते अपने हिसार में कैद कर चुका था। ये मेरी दुनिया है, यहाँ मेरी मर्जी चलती है। मेरी मर्जी के बगैर इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती तुम। और रही बात तुम्हारी बहन की, उसका बिल कल रात ही जमा हो चुका है।
तुम बस मेरी फिक्र करो और सारी फिक्रें छोड़ दो। उसके गाल सहलाता वो उसे खुद में गुम करना चाहता था, मगर नैना बुरी तरह मुचलने लगी। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करें। आपने वादा किया था कि आप मुझे जाने देंगे। आपने जो कहा वो मैंने किया, तो प्लीज मुझे जाने। ये वादा मैंने नहीं किया था। निकाह की शर्त तुम्हारी थी, और जब जायज मिल रहा है तो मैं हराम की तरफ तो जाने से रहा। अपनी जरूरत के लिए अपनी बीवी के पास ही आऊंगा ना। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता वो अपने लफ्जों से उसे पत्थर कर गया। नैना मजाहमत कर रही थी, मगर मुकाबल की गिरफ्त उस पर मजबूत थी। शाजर उसे छोड़ने को राजी नहीं था। मैंने कहा ना, तुम्हारी बहन बिल्कुल महफूज है। उसका इलाज हो रहा है, बिल पे हो चुके हैं। आप उसकी फिक्र छोड़कर तुम मुझ पर तवज्जो दो। आखिर को अकलौता शौहर हूं तुम्हारा। तुम झूठे हो। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने कहा था कि बस एक रात की बात है। ये तुम गलत कर रहे हो। मुझे अपनी बहन के पास जाना है, मुझे उसको देखना है। वो उसकी गिरफ्त में बुरी तरह मचल रही थी। इधर मेरी बात सुनो। उसके दोनों बाजू थामे वो सख्ती से उसे कहता उस पर झुका। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन का इलाज रुके, तो जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा करना होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन अब इस अस्पताल में नहीं है जहां तुमने उसे रखा था, बल्कि वो मेरे अस्पताल में है। और वो कहाँ है ये बस मैं जानता हूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम कभी अपनी बहन की शक्ल भी नहीं देख सकोगी। शाजिर की धमकी पर वो उसके सीने पर मुक्के मारती फूट फूट कर रोने लगी। उसने खुद को एक बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार करवा लिया था, जिसका एहसास उसे अब हो रहा था। वो पिछले 1 महीने से शाजिर की कैद में थी, जो उसे आजाद करने के बजाय मजीद उसे अपनी कैद में कर चुका था। वो तानिया से बात करने के लिए, उसकी शक्ल देखने के लिए तरस रही थी, मगर शाजिर मलिक उस पर रहम नहीं खा रहा था। वो खुद तो वापस चला जाता और फिर पूरा दिन इस बड़े से फार्म हाउस में यहां से भागने की तरकीब सोचने लगती, मगर हर बार उसे नाकामी होती। उसने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, आज तो वो इस फार्म हाउस से भाग कर रहेगी। यही सोचते वो शाजिर के आने से पहले फार्म हाउस के पिछले हिस्से में आ गई। उसे किसी भी तरीके से ये वाली दीवार कूद कर बाहर जाना था। मुख्तलिफ तरीकों से और चीजों की मदद से वो दीवार पर चढ़ी और फिर दूसरी जानिब कूद गई। वो उस जगह से भागने में कामयाब हो गई थी। तेजी से भागते हुए उस फार्म हाउस की हदूद से निकलती सड़क पर आ गई। उसे लग रहा था कि अब वो महफूज है, मगर वो गलत थी। सामने ही 4 नशे में धुत आदमी उसे नदीदों की तरह देख रहे थे। अरे बहुत दिन से शिकार ढूंढ रहे थे, और देखो जरा, शिकार खुद ही हमारे सामने आ गया। उनकी खलीस निगाहें नैना को अपने जिस्म के आर पार गुजरती हुई महसूस हुई। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि शाजिर मलिक चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, मगर उसने आज तक इन निगाहों में अपने लिए ऐसी गलाजत नहीं देखी थी। उसे अपनी इज्जत खतरे में महसूस हुई। इससे पहले कि वो भागती, उन चारों में से एक आदमी तेजी से उसके करीब आता उसे दबोच चुका था। अरे कहाँ भाग रही है, इतनी मुश्किल से तो मिली है, आज नहीं भागने देंगे तुझे। ये कहते साथ ही उन आदमियों ने नैना को एक जानिब घसीटना शुरू किया। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर इन 4 आदमियों के आगे वो नन्ही सी जान कुछ भी नहीं कर सकती थी। इससे पहले कि वो मजीद उसे घसीटते, एक जानिब से आता पत्थर उनमें से एक आदमी के सर पर लगता उसे बिल बिलाने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि उसे संभालते, एक साथ कई पत्थर उन पर पड़ने लगे। अपनी तकलीफ में वो नैना को भूल चुके थे, जब अचानक सामने से शाजिर मलिक उन्हें आता दिखाई दिया, जिसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। आते साथ ही उसने इन 4 आदमियों को धनक कर रख दिया था। हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत, मेरी बीवी पर गंदी निगाह डालने की। गुस्से से चिल्लाते वो अपने लफ्जों से नैना को साकित कर गया। वो कम से कम शाजिर मलिक से तो इन लफ्जों की उम्मीद हरगिज नहीं कर रही थी। उन 4 से निपटते वो सीधा उसके पास आया। इससे पहले कि नैना कुछ भी कहती, वो उसे कांधे पर डाल चुका था। शाजिर मुझे नीचे उतारे, खुदा की कसम नैना, अगर अब मजीद एक लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इस कदर गुस्से में कह रहा था कि डर से नैना की जबान तालू से लग गई थी। पूरे रास्ते वो यूं ही खामोश रही और वो जख्मी शेर बना उसे लिए आगे बढ़ता जा रहा था। उसे लिए सीधा शाजिर फार्म हाउस आया था और अंदर आते ही उसे रूम में लाकर बेड पर पटक चुका था। क्यों बचाया आपने मुझे?
अच्छा है वो लोग भी मेरे साथ कुछ बुरा करते जैसे आप मेरे साथ कर रहे हैं। उसकी बात पर शाजिर ने गुस्से से उसका बाजू दबोच कर अपने करीब किया। जानती हूँ क्या बकवास कर रही हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। उनसे बचाकर क्या समझते हैं, मैं आपको अच्छा समझने लगूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे कैद करके रखा हुआ है, मेरी बहन को मुझसे दूर किया हुआ है। खुदा के लिए मुझ पर रहम खाए, मुझे यहाँ से जाने दे। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, जब तक मैं न चाहूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। आज तुमने यहाँ से भागने की गलती कर ली, आइंदा मत करना। करूंगी मैं ये गलती, रोज करूंगी, बार बार करूंगी। जब तक मैं यहाँ से भागने में कामयाब नहीं हो जाती मैं कोशिश करती रहूंगी। शाजिर पहली बार उसका ये अंदाज देख रहा था। वो उस जख्मी शेरनी को देख रहा था जो पहली नजर में ही उसे अपना असीर कर गई थी, कि वो चाहकर भी उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। और अब जब वो उसके निकाह में थी तो वो उसे कैसे छोड़ता? अगर मैं कुछ कहूंगा तो मेरी बात पर यकीन करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं है। आप एक झूठे इंसान हैं। आपने मुझसे वादा किया था लेकिन आप वादा खिलाफी कर चुके हैं। आप मेरा भरोसा तोड़ चुके हैं। वादा नहीं तोड़ा, बस तुम्हारी और तुम्हारी बहन की हिफाजत कर रहा हूं। उसकी बात पर नैना ने हैरत से उसे देखा। शायद तुम्हारे बाबा ने तुम्हें बताया नहीं, मगर उनका ताल्लुक एक बहुत बड़े जिम्मेदार घराने से था। क्या मतलब है इस बात का? जिम्मेदार घराने से था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शाजिर की बात पर वो बुरी तरह उलझ गई। आखिर वो उसके बाबा के बारे में क्या जानता है और कैसे जानता है? मैं सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। तुम तानिया से मिलना चाहती हो ना? मैं मिलवाऊंगा तुम्हें उससे। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। नैना के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल था। यकीन करना है या नहीं करना ये तुम पर है। मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद चला जाऊंगा। उसे कहता वो बाहर बढ़ गया, जबकि नैना उसे जाता देखती रह गई। वो शख्स धूप छांव जैसा था, कभी बहुत अच्छा तो कभी बिल्कुल अनजान। ऐसा नैना के लिए उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। मगर एक बात होती थी कि वो बुरा इंसान नहीं है। उसे एक महीने में नैना ने सिर्फ और सिर्फ उसका अच्छा रुख भी देखा था। उसका ख्याल रखता था मगर जाहिर नहीं करता था। वो पहले जैसा था। कई बार वो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था, मगर नैना मोहब्बत को खुद पर हावी होने नहीं देना चाहती थी। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी का राज था। शाजिर मलिक गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि वो उसके पहलू में बैठी बार बार घड़ी की जानिब देख रही थी। न जाने वो उसे कहाँ लेकर जा रहा था। नैना उससे सवाल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि अगर वो सवाल करेगी तो शाजिर को ये नागवार गुजर जाएगा। तवील मुसाफत के बाद वो एक अस्पताल की हदूद में दाखिल हुए। वो एक बहुत बड़ा अस्पताल था। गाड़ी से उतरते शाजिर उसकी जानिब आया और हाथ बढ़ाकर उसे गाड़ी से बाहर निकालकर अंदर की जानिब बढ़ा। नैना हैरान कुन नजरों से इतने बड़े अस्पताल को देख रही थी। कुछ ही देर के बाद वो एक कमरे के आगे रुके। उस कमरे में दाखिल होते ही नैना को झटका लगा था, क्योंकि सामने बेड पर तानिया बैठी फ्रूट्स खा रही थी। उसकी सर्जरी हो चुकी थी और अब वो रिकवरी के मराहिल में थी। नैना को अपने सामने देखकर तानिया ने हैरत से शाजिर को देखा। शाजिर भैया, आप ही को ले आए मुझसे मिलवाने? बिल्कुल, मैंने वादा किया था ना अपनी बहन से कि उसकी आप ही को लाजमी लेकर आऊंगा। वैसे तो तुम्हारी आप ही आ नहीं रही थी, लेकिन तुम्हारा भैया है ही इतने कमाल का कि कोई उसकी बात टाल ही नहीं सकता। शाजिर की बात पर तानिया खिलखिलाकर हंसती, जबकि नैना बेयकीनी से अपनी बहन को देख रही थी। उसकी बहन उसके सामने थी, सही सलामत, हंसती मुस्कुराती। बेसाख्ता उसकी आंखें नम हुई थी। भैया, आपने मेरी आपी को सारी सच्चाई बताई? तानिया के पूछने पर नैना ने चौंक कर शाजिर को देखा, जो नाम में सर हिला रहा था। कैसी सच्चाई? नैना के पूछने पर तानिया ने उन दोनों को देखा। शाजिर भैया हमारी फुप्पो के बेटे हैं। तानिया ने उसके सर पर धमाका किया था। बाबा ने एक दिन मुझे बताया था फुप्पो के बारे में और उनकी बेटे के बारे में, और फिर बाबा मुझे लेकर उनसे मिलने भी गए थे। मैं तो शाजिर भैया को देखते ही पहचान गई थी। तानिया उस पर कैसा इंकिशाफ कर रही थी, नैना को यकीन नहीं आ रहा था। इब्राहिम साहब एक बड़े जिम्मेदार घराने से थे, और फिर पसंद की शादी की वजह से उन्हें खानदान से बेदखल कर दिया गया था। सालों बाद उन्हें अपनी बहन मिली थी। इससे पहले वो नैना को उससे मिलवाते वो इस दुनिया से चले गए, जबकि शाजिर
जो अपने माँ बाप की तलाक के बाद बमुश्किल ही उन दोनों से बात करता था। ये जानकर हैरान रह गया कि उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की उसके मामू की बेटी है। शाजिर को ये बात निकाह वाले रोज पता चली थी और फिर उसने फौरन से तानिया को अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया। शाजिर बचपन से इब्राहिम साहब से क्लोज रहा था और इतने सालों बाद उन्हें अपने सामने देखकर उसे अपना बचपन याद आया था। अगर वो तानिया से ना मिलता तो शायद नैना के साथ बहुत गलत कर चुका होता। अल्लाह ने वक्त रहते उसकी मदद की थी और उसे मजीद दलदल में गिरने से बचा लिया था। नैना से निकाह के बाद उसे एहसास हुआ कि हलाल में अल्लाह ने कितना सुकून रखा है। वो आज तक हराम में सुकून तलाश करता रहा, मगर हराम में सुकून नहीं, बस बेसुकूनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नैना से मोहब्बत करने लगा था। वो जानता था कि जज्बे एक तरफा है। वो बस बुरे लोगों से उन दोनों बहनों को बचाना चाहता था। उसे पता चला था कि नैना के मोहल्ले के कुछ लोग उन दोनों बहनों पर गंदी नजर रखे हुए हैं। जबकि तानिया हॉस्पिटल में थी, वो नैना को महफूज रखना चाहता था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा था। तानिया से बात करने के बाद वो बुरी तरह शर्मिंदा थी। शाजिर ने उसके लिए इतना कुछ किया और वो उसे गलत समझती आई थी। तानिया को सुलाकर वो बाहर आई, जहां शाजिर एक तरफ खड़ा था। आहिस्ता से चलते हुए उसके पास जाकर खड़ी हुई। माफी के काबिल तो नहीं हूं, फिर भी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत गलत कहा और आपसे बदतमीजी भी की। इट्स ओके, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। बाबा कहते थे जब गलती करते हुए शर्म नहीं महसूस होती तो माफी मांगते वक्त भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, मैंने भी बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। वो अब मुड़कर उसकी आंखों में देख रहा था। फिर हमारा हिसाब बराबर हो गया। मैं बहुत जल्द तुम्हें आजाद नहीं, मुझे आजादी नहीं चाहिए। शाजिर के कुछ कहने से पहले ही उसे रोक गई। शाजिर ने हैरत से उसे देखा। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं करने लगूंगी। मुझे आप अच्छे लगते हैं, आप मेरे शौहर हैं। आपके साथ रहकर मैंने हमेशा खुद को महफूज महसूस किया है, मगर आप शायद मुझे पसंद नहीं करते। उसकी बात पर शाजिर ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने करीब किया। बिना पसंद के तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती थी, क्योंकि इतना बेवकूफ तो नहीं हूं ना मैं कि ऐसे ही निकाह कर लूं। उसकी बात पर नैना ने हैरत से उसे देखा, जो मुस्कुराती निगाहों से आंखों में मोहब्बत लिए उसे देख रहा था। क्या आप वाकई मुझे पसंद करते हैं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद बेतहाशा, और अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। या तुम एक बार फिर सबके सामने मुझसे शादी करोगी? वो अस्पताल में खड़ा उसे प्रपोज कर रहा था। नैना ने नम आंखों से उसे देखा और फिर इस बात में सर हिलाते उसे सारे जहां की खुशियां दे गई। शाजिर ने बेसाख्ता उसे अपने साथ लगाया था। आने वाला वक्त उनका था, जहां एक नई जिंदगी उनकी मुंतजर थी।